डॉक्टर गंगा साहेब मीणा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अभी काम कर रहे हैं। उससे पहले वे अभी 2018 में टर्की में जो अंकारा विश्वविद्यालय है वहाँ भी आईसीसीआर चेयर के रूप में जाकर उनको कार्य करने का अनुभव है, और उसके अलावा वो पांडिचेरी विश्वविद्यालय में भी काम कर चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सक्रिय हैं और बहुत यंग हैं। आप में से बहुत से लोगों को तो उनको देख के लग ही नहीं रहा होगा, और जहाँ तक मुझे याद है वो एसोसिएट प्रोफेसर बने भी उनको काफ़ी समय हो गया है, तो अब प्रोफेसर का उनका नंबर भी आ रहा होगा। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही प्रोफेसर हों जो दिखने में भी इसी तरह से ऊर्जावान और तेज तर्रार और सक्रिय हो। और आज उनका आभार इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों में से हमारे जो लोग हैं उनको मालूम है कि हमारा आज का जो व्याख्यान था वो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से हमारे मित्र हैं विनोद संदेश उनका था, और कल मुझे 4 बजे के करीब उनका फ़ोन आया था कि उनकी फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ होने की वजह से तबीयत खराब है। तो मीणा जी का जो व्याख्यान था वो 11 तारीख को शेड्यूल था, लेकिन वो आज हमारे अनुरोध पे कल मैंने फिर उनसे एकदम से बात की और उन्होंने मुझे सहमति दी इस बात के लिए। तो एक तो मैं विशेष तौर पर आभारी हूँ मीणा जी का, बिकॉज मैंने कोविड काल में एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से और अन्य माध्यमों के यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कार्य उनके चल रहे हैं। और मीणा जी ने भी कई दिन तक और कई बार मैंने देखा कि वो वार्ता अलग अलग विषयों पर लेके आते थे फेसबुक लाइव पे। तो सबके अपने शेड्यूल होते हैं, और आजकल वेबिनार या वेब संवाद या वेब गोष्ठी जो कई शब्द चल रहे हैं वो भी बहुत हैं। तो उसके बावजूद उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे समय निकाल लिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। गंगा जी, हम लोगों ने, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हम एक हिंदी महाउत्सव हमने 14 अगस्त से शुरू किया बद्री नारायण जी का एक लेक्चर नई शिक्षा नीति पर करवाने के साथ मातृभाषाओं को लेकर। और उसके बाद हमने एक विदेश में हिंदी करके परिचर्चा की जिसमें 3 हमारे बाहर से लोग जो मूल रूप से बाहर रहते हैं, जो यहाँ से जाते हैं पढ़ाने नहीं, जो वहीं के, उनको हमने जोड़ा। और फिर हमने भारतवर्ष में दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के साथ किया, और उस कड़ी में अगला ये व्याख्यान आपका है, इससे अगला जैसे मैंने बताया विनोद संदेश सर का है, और उससे अगला 14 सितंबर को हमारे यहाँ हमारे ये पूर्व विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छे गीतकार हैं, इरशाद कामिल, वो हिंदी, उर्दू और पंजाबी की साझी विरासत पे बोलेंगे। और इसके साथ साथ हमने एक कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित की ओपन, जिसमें किसी भी विश्वविद्यालय से कोई हिस्सा ले सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि 121 एंट्री उसमें मिली है पूरे देश से, और उसको हमने जजमेंट के लिए ऑलरेडी भेज दिया है, वो भी हम अनाउंसमेंट 14 तारीख को करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जोड़ने का एक प्रयास किया। और फ्राइडे को हम हर फ्राइडे एक हमने कई मंच बना रखा है, उसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं किसी ना किसी रूप में बातचीत हो पाए। जब तक कोविड नहीं था तो हम लोग अपनी लाइब्रेरी में करते थे, और अब हम लोग जूम के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये छोटी सी कुछ आपको एक पृष्ठभूमि इसकी मैंने बताई। मैंने आपको ऑलरेडी को होस्ट बना दिया है, तो अगर आपने कोई चीज़ शेयर करनी होगी स्क्रीन से तो वो आप कर सकते हैं इसके बाद। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि लगभग 40-45 मिनट। एक और बात आज मैं कहना चाहूँगा अपने बच्चों, इस समय भी लगभग 40 लोग आप देख सकते हैं ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और फेसबुक वगैरह से भी लोग इसको व्यू करते रहते हैं। और बाद में फेसबुक का यही लाभ होता है कि वो अगर आप डायरेक्ट नहीं भी जुड़े तो बाद में आप वो कर सकते हैं। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो वहाँ पर भी कोई टिप्पणी आ रही है तो वो जो हमारे वक्ता है उन तक पहुँचा पाए। आज मैंने विशेष तौर पे ये कोशिश की है क्योंकि मुझे पीछे फीडबैक 2 कार्यक्रमों में ये मिला था कि 3 वक्ता होने की वजह से हम जो 1-1.5 घंटे का समय रखते हैं वो थोड़ा सा उसमें चर्चा के लिए समय कम होता है। तो मैं ये बताते हुए अपने सारे विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को खुशी है कि अब आप जो आगे 3 कार्यक्रम है, तीनों में हमने सिर्फ एक ही वक्ता मेहमान बुलाए हैं बाहर से। जैसे आज गंगा जी हैं, कल उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे विनोद संदेश है, उसके बाद इरशाद कामिल भी पूरा समय आपके लिए उपलब्ध होंगे, सो दैट आप उनसे एक अच्छा रूबरू हो पाए, एक अच्छा राब्ता आपका उनसे बन पाए। तो इसी पृष्ठभूमि के साथ मैं एक बार पुनः गंगा सर आपका स्वागत करता हूँ और आपको ये प्लेटफॉर्म सौंपता हूँ। और अगर आप कुछ शेयर करना चाहें वो आपकी इच्छा है। जैसे मैंने कहा 40 मिनट है, और जो भी आपका, खास तौर पे हमारे जो शोधार्थी विद्यार्थी हैं, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी कई बार हम लोग कहते हैं कि अब कोई ये ठीक है कि कभी कोई बात सामने आ जाती है, कभी कुछ लोग किसी दल से संबंधित हो सकते हैं, कुछ किसी से हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हिंदी की जो लड़ाई है वो अब ना रैलियों में लड़ी जाएगी, ना भाषणों में लड़ी जाएगी, वो इसी स्क्रीन पे लड़ी जाएगी जिसमें आप और मैं बैठे हैं। तो इसीलिए हमने ये विषय रखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि
इसमें भी कोई दो राय नहीं कि समस्याएं भी थी जब हम लोगों ने भी शुरू किया इस्तेमाल करना, आज भी हैं कुछ फॉन्ट्स वगैरह की प्रॉब्लम आज भी हैं, लेकिन पहले से बहुत कम हुई हैं। और आप क्योंकि इससे ज़्यादा जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि आप एक उपयोगी जानकारी हमारे बच्चों को आज दे पाएंगे। और इसके साथ ये सिर्फ एक शुरुआत होती है, क्योंकि ये जो माध्यम है सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के या जो न्यू मीडियम्स हैं, ये यही है कि इसके बाद भी जो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कभी कोई चीज़ पूछना चाहेंगे, एक संवाद करना चाहेंगे, कभी कोई जब ईश्वर इस विपदा को ख़त्म करेगा तो कोई जेएनयू जाता है, तो एक वो राब्ता बनता है और हमारे खासतौर पर शोधार्थी इस प्रकार से उनको लाभ हो सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है और आप सब लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है जो एक ही समस्या इसमें होती है, वैसे मैं यहाँ से म्यूट करता चलता हूँ जहाँ मेरे पास अवसर होता है, कि आप सभी लोग अपने को म्यूट रखिएगा जब तक गंगा जी बोल रहे हैं, बीच में आप प्रश्न ना करें। और अगर उस समय आपको कोई प्रश्न आए दिमाग में तो आप चैट विंडो पे लिख दें, वो भी मैं उन तक पहुंचाऊंगा। और बाद में आप जब उनका व्याख्यान खत्म हो जाए तब आप अपने को अनम्यूट करके उनके साथ अपनी बात डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप चैट विंडो से भी अपने सवाल भेज सकते हैं। तो मीरा सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप आएँ और हमारे बच्चों को संबोधित करें और अपनी बात रखें। नमस्कार। और सबसे पहले मैं प्रोफेसर गुरमीत जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपसे संवाद का अवसर मुहैया कराया। मेरी योजना थी कि मैं कुछ पीपीटी और पीपीटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आजकल बहुत सारे टूल्स हैं जो हम जूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका उपयोग करूं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि 11 तारीख को व्याख्यान होना था और आज हो रहा है, तो अभी मैंने वो बहुत सारी चीज़ें तैयार नहीं की, तो मैं सीधे अपनी बात रखता हूं। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी पे बात करने वाले हैं और उम्मीद है कि आपको ये संवाद पसंद आएगा। बात यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पद का प्रयोग करते हैं लेकिन इसका मतलब कम लोग समझते हैं, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, आईटी कहते हैं। तो बेसिकली हम सूचनाओं और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल आदि जो नवीनतम तकनीकी माध्यम है, और उसमें भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों स्तरों पर जो प्रयोग करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में हम जब सूचनाओं का संग्रह करते हैं, सूचनाओं का संपादन करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर समझते हैं, या आप कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर हम इसको समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारे आसपास सूचनाओं का एक पूरा भंडार है, और जब हिंदी की बात होती है तो अक्सर हिंदी दिवस, क्योंकि ये हिंदी दिवस की प्रक्रिया में या हिंदी माह की प्रक्रिया में कार्यक्रम हो रहा है, हिंदी दिवस हो, विश्व हिंदी दिवस हो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो, इन तमाम अवसरों पर ये चिंता व्यक्त की जाती है कि हिंदी बहुत खतरे में है और हिंदी को हमको बचाना है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वास्तव में हिंदी कोई खतरे में नहीं है। अगर आप जो भी हिंदी को लेकर के आंकड़े उपलब्ध हैं उन आंकड़ों को देखें, आप चाहे सेंसस ऑफ इंडिया के आंकड़े देखें जो कि हर 10 साल में आते हैं, आपके पास 40 साल के आंकड़े यानी पिछले 4 दशकों के आंकड़े सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, वो देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदी सबसे तेजी से बढ़ती हुई भाषा है। फिर आप पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे, उसके आंकड़े देखें जो अभी जीएन देवी के नेतृत्व में चल रहा है, और उसके कई वॉल्यूम आ चुके हैं, उसके आधार पर भी हिंदी कोई खतरे में नहीं है। आप यूनेस्को का एटलस देखें जो भाषाओं का एटलस है, उसके अनुसार भी हिंदी कोई खतरे में नहीं है। यानी कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो ये बताए कि हिंदी खतरे में है। वास्तव में हिंदी भारतीय भाषाओं में सबसे तेज बढ़ती हुई भाषा है। और जब हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो हमको उसको देखना पड़ेगा कि उसमें हिंदी की क्या स्थिति है। तो आप देखेंगे कि सूचना इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशंस एक जमाना था जब बहुत कठिन होती थी, चीज़ों को आप तक पहुंचने में वक्त लगता था, बड़ी मुश्किल थी कि हम चीज़ों को एक्सेस कर सके, उन तक पहुंच सके।
कोई किताब आपको चाहिए, कोई खबर आपको चाहिए, वो खबर आने में बहुत वक्त लग जाता था। आप में से बहुत सारे लोग जरूर जानते होंगे कि जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, जब वो हत्याकांड हुआ, उसकी खबर देश के बाकी हिस्सों में पहुंचने में कई सप्ताह लग गए, कई महीने भी लग गए, कई जगहों तक बहुत देर से वो खबर पहुंच सकी, क्योंकि हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही पुअर थी, बहुत कमजोर थी हमारे पास में सूचना प्रौद्योगिकी। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज कोई घटना घटी और वो घटना घटने के मेरे ख्याल से अगर वो घटना किसी शहर में घटी है तो 1 घंटे के भीतर वो देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाती है। और हम सब लोग, ऐसा प्रतीत होता है कि सूचनाओं की बाढ़ में हम फंसे हुए हैं। सूचनाएं इतनी ज्यादा है कि जैसे हम एक बाढ़ में बहे चले जा रहे हैं और उस बाढ़ में हमको अपने आप को बचाना है। इतनी ज्यादा सूचनाएं, सूचनाओं के अंबार में हम उससे घिरे हुए हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी सूचनाएं कि जैसे एक कूड़े का ढेर है और उस कूड़े के ढेर में से आपको काम की चीजें निकालनी है। अब कैसे आप निकालेंगे काम की चीजें? तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और उन काम की चीजों का जो उपयोग की चीजें हैं उनको निकालना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और ये कुछ वैसा ही है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि सुनने वालों में बहुत सारे मित्र चंडीगढ़ से होंगे, तो वो रॉक गार्डन को जरूर जानते होंगे, वहां घूम के आए होंगे। कि जैसे कूड़े के ढेर है आपके पास में, बेकार चीजों का एक पूरा ढेर लगा हो, उसमें से काम की चीजें निकाल करके आपको एक रॉक गार्डन बनाना है, एक खूबसूरत चीज बनानी है। ऐसे जरूरी सूचनाएं लेकर के और उनका सदुपयोग आपको करना है। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, उसी तरह का काम है जैसे रॉक गार्डन को खड़े करना। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। वो एक इतर क्षेत्र है, एक अलग क्षेत्र है, जो जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का चुनाव कैसे करें, सही सूचनाएं हम तक कैसे पहुंचे, उसके अलग मेथड्स है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि सूचनाओं की भाषा क्या है। जो हमारे पास सूचनाएं हैं वो सूचनाएं किस भाषा में आ रही है। तो जाहिर सी बात है सूचनाएं उसी भाषा में आएंगी। उसकी दो भाषाएं हो सकती है। एक तो वो जिन भाषाओं में सूचनाओं को निर्मित किया जा रहा है, सूचना एक प्रोडक्ट की तरह हो गई है, एक उत्पाद हो गई है। और जिन भाषाओं में सूचनाओं को निर्मित किया जा रहा है, या तो उन भाषाओं में सूचनाएं हमारे पास आएंगी, या जिन भाषाओं में सूचनाएं बेची जा सकती है, क्योंकि अब तो हर चीज प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को तो बेचना है। तो उन सूचनाओं को बेचना है, तो अब कौन सी भाषाओं में वो बिक सकती हैं? तो जाहिर सी बात है इसमें जिसमें खरीदार नहीं होंगे, जिसमें निर्माता नहीं होंगे, उन भाषाओं में सूचनाएं नहीं आ पाएंगी। अब जैसे उदाहरण के लिए आप कहें कि भाषा में आपको सूचना चाहिए, तो संथाली भाषा में आपको उतनी सूचनाएं नहीं मिल पाएंगी। आपको, आपने एक भाषा का नाम सुना होगा जो अंडमान निकोबार के आदिवासियों की भाषा, जारवा लोगों के बारे में सुना होगा। जारवाओं की संख्या 100 से भी कम बची है। अब आप जारवा भाषा में कोई सूचना चाहते हैं तो नहीं आएगी, क्योंकि जारवा भाषा में सूचनाओं का ना प्रोडक्शन हो रहा और ना वहां पे बिक्री हो रही। सूचनाएं बेचने के लिए इसलिए निर्मित हो रही है कि वो बेची जा सके। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जिसमें ना निर्माता होंगे ना उसमें खरीदार होंगे, तो उन भाषाओं में सूचनाएं निर्मित नहीं हो पाएंगी, उनमें इतनी सामग्री निर्मित नहीं हो पाएगी। और सूचनाएं जब मैं कह रहा हूँ तो सूचना के अर्थ में भी कह रहा हूँ और एक सीमित संदर्भ में ज्ञान के अर्थ में भी कह रहा हूँ। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम कह रहे हैं, तो बेसिकली जो हमारे आसपास जितनी सूचनाएं हैं उनमें से ज्ञान कहने लायक सूचनाएं बहुत कम है। ज्यादातर सिर्फ सूचनाएं, उनका हमारे ज्ञान को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका उनकी नहीं है। अब लेकिन इन दोनों स्तरों पर आप देखें तो जो जो निर्माण करने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं वो कौन है, उसके आधार पर सूचनाओं का निर्माण है और सूचनाएं उपलब्ध हैं। और इसमें आपको कई स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो भारतीय भाषाओं में अच्छे खासे खरीदार हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय भाषाओं में ढेरों सूचनाएं भी। जब आप सुबह उठते हैं, जैसे मेरे साथ तो होता है, आप में से कितने लोगों के साथ होता है आप खुद बता पाएंगे कि हम सूचनाओं से ऐसे घिर जाते हैं, कूड़े के ढेर में जैसे पड़े हुए हैं। उठा आपने व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप में या फेसबुक खोला आपने, आप जब सोए थे और आप जगे, इसके बीच में सैकड़ों स्टेटस लिखे जा चुके हैं, इस बीच में सैकड़ों फॉरवर्डेड मैसेज आप तक व्हाट्सएप पे पहुंच चुके हैं। अब आपके सामने संकट है कि आप कितने ग्रुपों में आपको जोड़ा हुआ है। एक आदमी की मल्टीपल आइडेंटिटीज है, एक आदमी की बहुत सारी अस्मिताएं हैं,
वो उसके गांव के नाम से अलग ग्रुप है, उसकी भाषा के नाम से अलग ग्रुप है, उसके राज्य के नाम से अलग ग्रुप है, उसके पेशे के नाम से अलग ग्रुप है, उसकी सोशल जो आइडेंटिटी यानी जाति या समुदाय की पहचान उसके नाम से अलग ग्रुप है, उन सब जहाँ पे वो काम करते हैं वहां के नाम से अलग ग्रुप, पर काम करते हैं पढ़ते हैं वहां के नाम से अलग ग्रुप है। इतने सारे ग्रुप है और सब ग्रुपों में मैसेज, धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। मेरे साथ तो ये बहुत सारे ग्रुपों में 2-2, 3-3, 4-4 हजार मैसेज अनरीड पड़े हुए हैं। समय नहीं, कब कब पढ़ेंगे उनको, कैसे पढ़ेंगे आप? तो इतने सारे सूचनाएं हैं और ये जो ज्यादातर मैसेज हैं ये दिलचस्प है भाषा की दृष्टि से देखें कि इनमें से जो मैसेज है चाहे वो इनमें से मौलिक मैसेज तो बहुत कम होते हैं, फॉरवर्डेड मैसेज ज्यादातर होते हैं, जो किसी ने आपको भेजा आपने किसी और को भेज दिया। तो ऐसे मैसेज ये चाहे वो मौलिक मैसेज या फॉरवर्डेड मैसेज, इसमें से ज्यादातर मैसेज कम से कम नॉर्थ इंडियंस के पास में या साउथ इंडियंस के पास में भी वो इंडियन लैंग्वेजेस में होते हैं। बहुत कम मैसेज है जो अंग्रेजी में होते हैं। हमारी आपस में कम्युनिकेशन की भाषा इंडियन लैंग्वेजेस ज्यादा है। अंग्रेजी भी है लेकिन अंग्रेजी बहुत कम है तुलनात्मक रूप में आपने देखे, और इसमें कोई अभी तक इस बारे में पर्याप्त अध्ययन मुझे नहीं दिखाई पड़ा जो ये बता सके कि व्हाट्सएप पे कितने मैसेज किस भाषा में लिखे और फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। और पिछले एक दशक के इतिहास को आप देखें तो एक दशक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडियन लैंग्वेजेस का दखल बहुत ज्यादा बढ़ा है, हिंदी का दखल भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। 10 साल पहले आप कुछ चीज खोजना चाहते हैं हिंदी में तो बहुत चीजें आपको कंप्यूटर या इंटरनेट या मोबाइल पे नहीं मिलती, लेकिन आज आपको ऐसी शायद ही कोई चीज हो, शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसके बारे में कंप्यूटर और इंटरनेट पे कुछ ना मिले। लगभग सारी चीजें अब हिंदी में उपलब्ध हो चुकी है और बहुत तेजी से हिंदी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भाषा के रूप में खुद को स्थापित कर रही है। अब हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में हिंदी की क्या स्थिति है, क्या उसने विकास किया है। जो मैं एक दशक कह रहा हूँ आप इसको 2 दशक भी मान सकते हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर सन 2000 के आसपास से भारतीय भाषाओं में तकनीक का आना शुरू हुआ। पिछले एक दशक में ये बहुत तेजी से इसने अपना विकास किया। सबसे पहले हम इंटरनेट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हम सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह की बात करते हैं, कंप्यूटर की मुख्य तौर पर बात करते हैं। तो कंप्यूटर जो है उसका उपयोग क्या है? मान लीजिए उसका इंटरनेट नहीं है उसमें, तो उसका उपयोग क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि भाई इंटरनेट नहीं है तो क्या उपयोग है? कोई उपयोग नहीं है। जैसे आजकल कोई भी व्यक्ति अगर लैपटॉप खरीदता है, कंप्यूटर खरीदता है, यही सोच के खरीदता है कि इंटरनेट पर मैं ये चीजें पढ़ूंगा, देखूंगा, करूंगा या करूंगी, कुछ भी जो भी उसके उपयोग है। आज आज के लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बिना इंटरनेट के कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आज से 10 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी और आज भी एक अच्छी खासी आबादी जिसके पास में कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या इंटरनेट की सुविधा है तो उनके पास में बहुत स्लो इंटरनेट है। तो कंप्यूटर का बेसिक यूज क्या है बाकी लोगों के लिए? तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा उपयोग है दस्तावेज निर्मित करना। आप देखेंगे कि मैंने तो विदेश मंत्रालय के कंप्यूटर भी देखे हैं, क्योंकि मैं जैसा गुरमीत जी ने बताया कि मैं बाहर काम करके आया तो वहां पर एम्बेसी से संवाद लेते थे। बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे हैं जो इंटरनेट से जोड़कर नहीं रखे जाते, जानबूझ करके। क्यों नहीं जोड़कर रखे जाते? क्योंकि इंटरनेट से आपकी चीजें हैक हो सकती है, आपके गोपनीय दस्तावेज जा सकते हैं। तो इसलिए कुछ कंप्यूटर ऐसे जो इंटरनेट से जुड़ेंगे नहीं तो वो जाहिर सी बात है हैक भी नहीं हो सकते। तो उन उन कंप्यूटर्स में या जब जिनके पास में इंटरनेट नहीं है या जिनके पास में इंटरनेट इससे पहले नहीं था, वो क्या करते हैं, दस्तावेज निर्मित करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और दस्तावेज निर्मित होते हैं टाइपिंग के माध्यम से। अब ये ठीक बात है कि भारत सरकार के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो सब इंग्लिश में ड्राफ्ट होते हैं, लेकिन आज भी हम बहुत सारे काम अपने हिंदी में करते हैं और हिंदी में करना चाहते हैं कम से कम। तो उसमें टाइपिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। आपके पास इंटरनेट नहीं है लेकिन आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आप किसी को चिट्ठी लिखनी है, कुछ भी करना है, आपको टाइपिंग, आज से पहले जो किताबों के किताबें टाइप होकर के किताबें छपने शुरू हुई, पत्रिकाएं छपती है, आपको आर्टिकल भेजना है, आजकल बहुत जगह पर लोग ईमेल से आर्टिकल भेजते हैं। तो टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है। खासतौर पर जब आप बिना इंटरनेट के कंप्यूटर के उपयोग की बात करें तो मैं सबसे पहले टाइपिंग टूल्स की बात करूंगा, और उसमें हिंदी की क्या स्थिति है। यानी जो ऑफलाइन कंप्यूटर है आपका, जो ऑनलाइन नहीं है, जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ, उसमें हिंदी की क्या स्थिति है, क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या मुश्किलें उसकी है। तो देखिए टाइपिंग को लेकर सबसे पहले जो हिंदी में एक अराजकता सी
आज से 10 साल पहले देखें तो काफी अराजकता थी, अब वो बहुत नियंत्रित हुई है। अराजकता इसलिए कि हिंदी में जो फॉन्ट्स है उनकी कोई एक रूपता नहीं थी, हर व्यक्ति अलग अलग फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे थे, और जब उस फॉन्ट को आपके कंप्यूटर में अगर वो फॉन्ट नहीं है, दर्जनों फॉन्ट पॉपुलर थे, कृतिदेव और चाणक्य और देवलिस, इस तरह के फॉन्ट्स जो अवेलेबल थे, एक एक व्यक्ति ने आपको टाइप करके दिया या आपने खुद टाइप किया, जब आपको दूसरे कंप्यूटर में खोल रहे हैं तो वो खुल ही नहीं रहा। ये समस्या बहुत दिनों तक रही, और शुरू में इन्हीं फॉन्ट्स में वेबसाइट भी निर्मित की जाती थी, तो वेबसाइट जब खोल रहा है, जिसने निर्मित की उसके यहाँ तो ठीक दिख रही है, जब कोई खोल रहा है तो उसमें डिब्बे डिब्बे बने आ रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत थी। तो इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हिंदी में टाइपिंग के को लेकर के कीबोर्ड के लेआउट उपलब्ध है, वो मुख्य तौर पर 3 प्रकार के हैं। आप इससे ज्यादा भी कोई खोज सकते हैं, लेकिन 3 मेजर तरह के कीबोर्ड्स हिंदी में अवेलेबल हैं। जो उन फॉन्ट्स को देखें आप, तो वो 3 कीबोर्ड इस तरह से हैं। एक है रेमिंगटन या ट्रेडिशनल या टाइपराइटर। पहले का नाम ये है। जो जो आप टाइपिंग मशीन में, अगर आप में से कुछ लोग 30 बरस या उससे ज्यादा उम्र के हैं, तो वो जरूर नए लोगों के बारे में शायद मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि अभी भी टाइपिंग मशीन लोग सीखते हैं क्या। परीक्षाओं में टाइपिंग मशीन पूछी जाती है, क्योंकि अब तो ज्यादातर काम कंप्यूटर पे होने लगे हैं। लेकिन जब सैकड़ों वर्ष से टाइपिंग मशीन पे काम हो रहे थे, तो टाइपिंग मशीन में जो हिंदी चलती थी, जिस तरह से टाइप होता था, जिस प्रविधि से टाइप होता था, उसको रेमिंगटन या उसको ट्रेडिशनल या उसको टाइपराइटर स्टाइल कहते हैं। तो उसके आधार पर बहुत सारे लोगों का हाथ बैठा हुआ था। जैसे अब मुझे आप टाइप करने के लिए कहें, तो मैं आंख बंद करके उस टाइपराइटर वाली स्टाइल में अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में 30-40 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से टाइप कर सकता हूँ। मुझे आंख बंद करके, बिल्कुल कोई भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और पुराने जितने भी लोग हैं वो इस ढंग से ही टाइप करते हैं, उनको क्योंकि उनकी उंगलियों का आदत है। अब मुझसे आप पूछे कि किस अंग्रेजी में मान लीजिए के छपा हुआ है, तो हिंदी में क्या छपेगा, तो मुझे नहीं पता। मुझे दबा के वो देखना पड़ेगा कि अच्छा क्या छपेगा। लेकिन जब मुझे लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ इसी को मुझे लिखना हो, तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि उंगलियों को आदत है। तो जो पुराने टाइपिंग वाले थे उनको इसकी आदत थी, और इससे उनको बड़ी सहूलियत होती थी। लेकिन जब वो कृतिदेव में या चाणक्य में, जो इस पद्धति से चलते हैं, रेमिंगटन स्टाइल में चलते हैं, टाइपराइटर स्टाइल या ट्रेडिशनल स्टाइल में चलते हैं, जब उसको वो दूसरे उसमें जब फ्लॉपी का जमाना था उसमें खोलते थे, या आजकल पेन ड्राइव का जमाना आ गया तो उसमें दूसरे में खोलते हैं, या ईमेल से, तो नहीं खुलता वो, क्योंकि उसके पास में वो फॉन्ट नहीं है। तो आपको फॉन्ट भी साथ में ले जाना पड़ेगा, तब वो सामग्री आपकी खुलेगी। दूसरा जो टाइपिंग स्टाइल है उसको इंस्क्रिप्ट बोलते हैं। इंस्क्रिप्ट सीडेक पुणे वगैरह ने, सीडेक पुणे, नोएडा, इन सब ने मिलकर के ये एक ऐसा प्रयास किया कि इंडियन स्क्रिप्ट्स के लिए, यानी जो भारतीय भाषाओं की लिपियां हैं, उनके लिए खास तौर पर डिजाइन किया, जिसमें अकार आदि क्रम में, यानी अ आ इ ई के हिसाब से क ख ग घ, अकार आदि क्रम में जो उसको टाइप को सेट किया गया, कीबोर्ड का उस तरह से डिजाइन किया गया, जिससे कि जो नया सीखने वाला है, अगर उसको फास्ट टाइपिंग करनी है, अब भाई जो ट्रेडिशनल टाइपिंग नहीं जानता, मैं तो मान लीजिए जानता हूँ, लेकिन जो ट्रेडिशनल टाइपिंग नहीं जानता और वो सीखना चाहता है, कोई व्यक्ति या सीखना चाहती है, और उसको तेजी से टाइप करना है, तो वो कैसे टाइप करेगा या करेगी। तो उसके लिए इंस्क्रिप्ट एक डेवलप किया गया, जिसको आप हिंदी में भी इस्तेमाल उसी ढंग से कर सकते हैं, मराठी में भी कर सकते हैं, तमिल में भी कर सकते हैं, कन्नड़ में भी कर सकते हैं। यानी जो भारत की सब बड़ी भाषाओं में वो तकनीक उपलब्ध है, और उससे सीख करके आप तेज टाइप कर सकते हैं, स्पीड में टाइप कर सकते हैं। दूसरी प्रविधि ये है नए सीखने वालों के लिए, और जो जिनको भाषा का बहुत काम पड़ता है, टाइपिंग का बहुत काम पड़ता है, उनके लिए उपयोगी है। इंस्क्रिप्ट का कीबोर्ड भी आप, सॉफ्टवेयर बहुत छोटा सा 3-4 MB का होता है, उसको आप डाउनलोड करके और इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो तीसरा टाइपिंग का तरीका है वो उसको फोनेटिक कहते हैं, यानी जो ध्वनि के अनुसार चलता है, आपकी जो साउंड जिस तरह से चलती है उस साउंड के हिसाब से। तो फोनेटिक में जो बिल्कुल टाइपिंग नहीं जानते, जिनका बहुत कम काम पड़ता है, जो नई टाइपिंग जानते हैं ना पुरानी टाइपिंग जानते हैं, लेकिन जिनका मन है कि वो अपने दोस्तों को हिंदी में मैसेज लिखें, या कोई एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखें, या जिनका बहुत सीमित काम है, वो लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा टाइपिंग टूल हो, ऐसा कोई तरीका हो जिससे ए से अ छप जाए, के से क छप जाए, जे से ज छप जाए। यानी जैसे ही उनकी साउंड्स हैं अंग्रेजी के अक्षरों की, उस अंग्रेजी के अक्षरों के हिसाब से हिंदी में भी वो छप जाएं, तो इससे उनको आसानी हो। और फिर मैं बाद में बताऊंगा, गूगल के जब प्रयासों की बात करूंगा, तो उसमें गूगल ने एक इस तरह का इनपुट भी शुरू किया। लेकिन मुख्य तौर पर ये 3 तरीके टाइपिंग को लेकर उपलब्ध हैं।
अब इसमें जो पहले वाला तरीका है उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। शुरू में वही उपलब्ध था जो ट्रेडिशनल या रेमिंगटन या टाइपराइटर स्टाइल है, वही उपलब्ध था, तो बड़ी दिक्कत होती थी। बाद में यूनिकोड आ गया। तो जो जो इंस्क्रिप्ट है वो मैं आपको सीधे बता रहा था, वो TDIL ने बनाया था। TDIL जो भारत सरकार की संस्था है, उन्होंने बनाया था। तो जो दूसरा तरीका है वो मुख्य तौर पर तभी आ पाया जब इंस्क्रिप्ट में कीबोर्ड डेवलप हुए। इंस्क्रिप्ट क्या है, माफ कीजिए, यूनिकोड में जब कीबोर्ड डेवलप हुए। यूनिकोड क्या है कि दुनिया की ऐसी जो जटिल भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी को आसान भाषा माना जाता है, अंग्रेजी टाइपिंग को आसान माना जाता है, तो दुनिया की जितनी भी महत्वपूर्ण और बड़ी भाषाएं हैं और जटिल भाषाएं हैं, ये एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि भाई हम एक हर अक्षर के लिए, हर वर्ण के लिए एक कोडिंग करेंगे, और वो कोडिंग ऐसी होगी जो आपके कंप्यूटर में भी समान होगी और दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में आप खोलिए तो समान होगी, ताकि ये दिक्कत ना रहे कि फॉन्ट भी साथ में डाउनलोड करना पड़े। और उस कोडिंग को हम जो नए कंप्यूटर बनेंगे उन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही डाल देंगे, तो उसके हिसाब से फिर उस तरह के जो यूनिकोड फॉन्ट्स हैं, उन यूनिकोड फॉन्ट्स में अगर कोई टाइपिंग करेगा या करेगी तो उसको फिर ये दिक्कत नहीं होगी कि उसका टेक्स्ट दूसरी जगह पे नहीं खुल रहा है। तो जब इंस्क्रिप्ट आया तो वो यूनिकोड आने के बाद आया। तो इंस्क्रिप्ट में जब आप टाइपिंग करते हैं तो इंस्क्रिप्ट में बेसिकली आप यूनिकोड में टाइपिंग कर रहे होते हैं। जो मंगल फॉन्ट में आप टाइपिंग करते हैं वो भी यूनिकोड में आप टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो इससे बहुत बड़ी समस्या का हल हो गया। और फिर इंस्क्रिप्ट यूनिकोड आने के बाद में इंडिक IME जो भाषा इंडिया का एक टूल है, इंडिक IME के रूप में मैं समझता हूँ बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हुआ। इंडिक IME ने क्या किया कि एक ऐसा आपको टूल उपलब्ध करा दिया, वो भी सिर्फ 4.5 MB 4.5 MB का एक छोटा सा टूल, इंडिक IME हिंदी, आप डाउनलोड कर लीजिए। जो पहला वाला आया था उसको 5.1 बोलते हैं, वो आया। तो उसमें ये उपलब्ध करा दिया कि आपके पास में जितने भी कीबोर्ड लेआउट, यानी जो 3 तरह की टाइपिंग है, उन 3 तरह की टाइपिंग में जितने भी कीबोर्ड लेआउट उपलब्ध हैं हिंदी को लेकर के, उनमें से आप किसी में भी टाइपिंग कर सकते हैं। उसमें कीबोर्ड का आपको चुनाव करना होगा। अगर आप फोनेटिक का चुनाव करना चाहते हैं, आप फोनेटिक का चुनाव कर लीजिए। आप टाइपराइटर स्टाइल का चुनाव करना चाहते हैं, आप टाइपराइटर स्टाइल कर लीजिए। और आप अगर जो इंस्क्रिप्ट की टाइपिंग है उसका आप उपयोग करना चाहते हैं तो उसका चयन कर लीजिए। ये सारी सुविधा उसमें दी गई, और आप किसी भी कीबोर्ड, और सब यूनिकोड में होगा, यानी कि उसको दूसरी जगह खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसके माध्यम से ईमेल में आप टाइप करना चाहते हैं, ईमेल में कर लीजिए। आप गूगल सर्च में टाइप करना चाहते हैं, वहां टाइप कर लीजिए। लेकिन चूंकि अभी हम बात ऑफलाइन की कर रहे हैं, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो कंप्यूटर में जिसमें इंटरनेट नहीं है उसमें आपने एक बार इंडिक IME हिंदी डाल दिया तो आपकी समस्या का समाधान हो गया। आपके सारे कीबोर्ड लेआउट उसमें अवेलेबल हैं, जो चाहे वो कीबोर्ड लेआउट चुन लीजिए और आप अपनी टाइपिंग आराम से उसमें कर सकते हैं, और दूसरी जगह खोलने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यूनिकोड आने के बाद में ये बहुत बड़ा एक बदलाव आया टाइपिंग के क्षेत्र में। और फिर जो इंस्क्रिप्ट है उसमें भी ये उपलब्ध हो गया, और इंडिक IME के नए नए वर्जन उपलब्ध हैं। अब जैसे आपका किसी का जो लैपटॉप है उसमें विंडोज 8 डला हुआ है, या विंडोज XP के टाइम पे आया था, तो विंडोज आपके पास में विस्ता है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, जो भी लेटेस्ट आपके पास वर्जन है उस हिसाब से भाषा इंडिया की वेबसाइट पर इंडिक IME के नए नए टूल उपलब्ध हैं, उसके अपडेटेड वर्जन उपलब्ध हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। और गूगल हिंदी इनपुट ने, चाहे उसने सिर्फ फोनेटिक ढंग की टाइपिंग लेकर के आया, लेकिन गूगल हिंदी इनपुट को भी डाउनलोड करके आप वर्ड में या एक्सेल में या जहां पर भी आप ऑफलाइन टाइपिंग करते हैं, गूगल हिंदी इनपुट से भी आप फोनेटिक ढंग की टाइपिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। इससे पहले ये वाला सिस्टम बराहा में था, एक बराहा नाम का सॉफ्टवेयर हुआ करता था, एक आईलिप नाम का सॉफ्टवेयर हुआ करता था। इनमें इस तरह की सुविधा थी कि आप इसमें यूनिकोड ढंग की टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको और आसान बना करके, क्योंकि फोनेटिक टाइपिंग की एक सीमा ये होती है कि उसमें मात्राएं लगाने में दिक्कत होती है, और मात्राएं आप लगाएंगे, मान लीजिए आपको लिखना है कार्य, तो अब KARYA और लगाना पड़ेगा आपको, या आपको लिखना है मात्रा, तो मात्रा के लिए जो आ लिखना है आप माँ, MAA, तो अब MAA अंग्रेजी में आपको 2 बटन दबाने पड़ रहे हैं।
फोनेटिक ढंग की टाइपिंग में। लेकिन आप टाइपराइटर स्टाइल या जो इंस्क्रिप्ट स्टाइल है उसमें अगर टाइप करेंगे तो आपको एक ही बटन दबाना पड़ रहा है, यानी आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी उसमें। और जो फोनेटिक है उसमें स्पीड स्लो होगी। तो इसका समाधान गूगल इनपुट ने ये निकाला कि जो पॉपुलर वर्ड्स है, जैसे आप अंग्रेजी में MATRA लिख देंगे तो उससे भी मात्रा बन जाएगा। यानी जो उन अंग्रेजी के अक्षरों से सबसे आसान ढंग से सबसे पॉपुलर शब्द बनाए जा सकते हैं, उसको लेकर के सुझाव आपके सामने होंगे और आप थोड़ा तेज टाइपिंग कर पाएंगे। तो ये तो हुआ टाइपिंग वाला टूल। दूसरा हुआ कि भाई कुछ लोग ये चाहते थे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हिंदी में हो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में नहीं होंगे तो इतना सारा कंप्यूटर हम कैसे समझ पाएंगे, इतनी सारी तकनीक को हम कैसे समझ पाएंगे। चाहे ऑफलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो विंडोज खोल रहे हैं, ये उसमें फाइल सेव कर रहे हैं, आप फाइल को प्रिंट कर रहे हैं, कि ये सारे विकल्प जो सारी कमांड्स है वो भी हिंदी में होने चाहिए। तो इस दिशा में सभी बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने काम करना शुरू किया। और लगभग एक दशक से जैसे शुरू में विंडोज का सिर्फ अंग्रेजी में आता था, लेकिन एक दशक पहले हिंदी में भी विंडोज आने लगे। इस तरह से मैक ने भी अपना हिंदी का उपलब्ध करा दिया विकल्प। आप मैक का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं, एप्पल का जो मैक होता है, तो उसमें भी आप हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिनक्स जो कि बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो शुरू से, और लिनक्स के बारे में कहा जाता है कि उसमें वायरस नहीं आते। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू से ही, जब से वो निर्मित हुआ तब से वो उसमें हिंदी का विकल्प है। आप चाहें तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हिंदी में होगा तो आप समझिए कि आपके कंप्यूटर में सब कुछ, जितने भी कमांड्स है, जो कुछ भी लिखा दिख रहा है, वो सब कुछ आपको हिंदी में दिखाई देगा। यानी ये जो सूचना तकनीक है उसको लेकर के ऑफलाइन भी आप जितना उसका उपयोग कर रहे हैं, वो हिंदी में आपको अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन अगर आप देखें कि यूजर्स कितने हैं हिंदी में टाइपिंग का इस्तेमाल करने वाले, हिंदी में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले, तो मैं कहूँगा बहुत कम यूजर हैं। खासतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर हिंदी भाषी यूजर्स ने, हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं ने रुचि नहीं दिखाई, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आप वहां पे जाइए नेहरू प्लेस में और उनसे पूछिए कि भाई आपके पास में जो विंडोज की सीडी बिकती है तो वो किस माध्यम में ज्यादा बिकती है। अब तो खैर नई वाली सीडी में ये विकल्प आने लग गया कि शुरू में आप एक सीडी खरीद लीजिए और उसी सीडी से, या पेन ड्राइव में भी आप खरीद लीजिए या इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, उसी में शुरू में विकल्प आ जाएगा कि आप इसको हिंदी में इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं या अंग्रेजी में इंस्टॉल करना चाहते हैं या किस भाषा में इंस्टॉल करना चाहते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर आपको हिंदी का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो उसके लिए अलग से सीडी खरीदनी पड़ती थी, और वो सीडी बहुत ही कम बिकती थी। जो नेहरू प्लेस दिल्ली का एक हब है इस तरह की चीजों के लिए, जो हार्डवेयर खरीदने के लिए तो, या सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, तो वहां पर आप किसी भी दुकानदार से पूछेंगे तो कहेंगे कि कोई साल में एक आदमी आता है जो हिंदी का सॉफ्टवेयर मांगता है, बाकी कोई हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं मांगता। तो हम एक तरफ ये दयनीयता की बात करते हैं कि भाई बहुत खराब हालत में हिंदी, हिंदी में कोई प्रौद्योगिकी नहीं है, लेकिन वास्तव में हम लोग हिंदी में इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमारे पास में आप ATM में जब इस्तेमाल करने जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादातर लोग अंग्रेजी का विकल्प चुनते हैं। जब आपके घर में नई टीवी आती है, आपके घर में कोई नया भी मोबाइल फोन आता है, तो आप कौन सा विकल्प चुनते हैं? आप अंग्रेजी का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि इस बहाने हम थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख जाएंगे, सबके साथ में मिल करके चल सकेंगे, या खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए अपने मन में और दूसरों के सामने आप अंग्रेजी का विकल्प चुनते हैं। और कई बार हिंदी इतनी यांत्रिक भी होती है जिसकी वजह से आपका चुनने का मन भी नहीं करता। तो ये इस तरह की जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें खासतौर पर जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से जुड़ी हुई ये चीजें हैं, इनमें अगर हिंदी को हम आसान करेंगे, जो लोग इसके निर्माता हैं, जो इस तरह की तकनीकें, इस तरह के उत्पाद निर्मित करते हैं, उनसे ही गुजारिश है, जो भी अगर आपके संपर्क में है कोई, जिनके माध्यम से हम किस तरह मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो थोड़ा आसान करना चाहिए हिंदी को, जिससे कि वहां पर सहज हो इस्तेमालकर्ता को। जबकि ये स्थिति दूसरे देशों में नहीं है। आपको जानकर एक आश्चर्य होगा, जिस देश में मैं रह करके आया करीब 1 साल, उस देश में वहाँ की मातृभाषा टर्किश है। वो यूरोप से सटा हुआ देश है, आधा देश यूरोप में, आधा एशिया में। तो होना ही चाहिए कायदे से। मैं सोचता था कि वहाँ की पब्लिक लाइफ में और वहाँ की सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वहाँ पे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है। मुझे अपना मोबाइल रिचार्ज कराना है तो मोबाइल का नंबर मुझे, जो अपन यहाँ एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को आप बोलेंगे 9868 वगैरह कुछ भी, तो वो समझ जाएगा। वहां पे आपको मोबाइल का नंबर भी आप टर्किश में नहीं बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, या तो आप कागज में लिख करके दीजिए या टर्किश में बोलिए।
यानी वहाँ के जो आम उपयोगकर्ता है, आम लोग हैं, वो सिर्फ अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हिंदी के प्रति ऐसा उत्साह हिंदी भाषियों में नहीं दिखाई पड़ता कि वो अपनी मातृभाषा में चीजें इस्तेमाल करना चाहें। एक तो ज्यादातर लोग यहाँ पे औपनिवेशिक सोच के हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है, इसलिए वो अंग्रेजी में इस्तेमाल करना चाहते हैं। खैर, ये तो ऑफलाइन की बात हुई। अब हम ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर हिंदी के प्रयोग की क्या सुविधाएं हैं और क्या समस्याएं, उस पर बात करेंगे। पिछले एक दशक में मेरे ख्याल से जहां से मैं चीजों को देख रहा हूँ और लगातार मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, पिछले एक दशक में इंटरनेट पर हिंदी ने अपना बहुत तेजी से विस्तार किया है। और आप कह सकते हैं कि हिंदी ने ज्यादातर क्षेत्रों में अपने आप को फैला लिया है। आप अगर टॉप 10 वेबसाइट्स देखें, भारत की जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स हैं, चाहे वो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, चाहे वो न्यूज वेबसाइट हैं, चाहे वो मनोरंजन वेबसाइट हैं, चाहे वो पॉर्न वेबसाइट है, हर जगह पर आपको हिंदी मिलेगी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा हुआ जहां पर हिंदी ना हो। वहां पर हर जगह आपको हिंदी का विकल्प मिलेगा। ये अलग सवाल है कि वो हिंदी कई जगह पर टूटी फूटी होती है, कई जगह पर बहुत ही विखंडित सी हिंदी आपको मिलेगी, बहुत ही दोयम दर्जे की हिंदी मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सूचनाएं उस भाषा में होंगी जिसमें उसका निर्माता होगा और जिसमें खरीदार होंगे। तो चूंकि हिंदी में खरीदार हैं, हिंदी में व्यक्ति शॉपिंग करना चाहता है, हिंदी के जो लोग हैं वो ऑनलाइन खरीदते हैं, हिंदी के लोग ऑनलाइन न्यूज पढ़ते हैं, हिंदी के लोग ऑनलाइन मनोरंजन करते हैं, और हिंदी के लोग ऑनलाइन पॉर्न भी देखते हैं या पॉर्न पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हिंदी में आपको बराबर उपलब्ध है, क्योंकि आपके पास खरीदार मौजूद है। खबरों की दुनिया में आप देखें तो खबरों की दुनिया में हिंदी का एकदम से आप कह सकते हैं कि कब्जा है। अगर टॉप 10 पोर्टल्स की बात करें तो टॉप 10 में से 6 या 7, देखिए अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग सर्वे के आधार पर, उनमें से आप देखें तो किसी भी आप आंकड़े को देखें तो 6-7 नाम आपको हिंदी के मिल जाएंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया देखते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं जो जागरण के पोर्टल से खबर पढ़ते हैं, जो भास्कर के पोर्टल से खबर पढ़ते हैं, जो आज तक के पोर्टल से खबर पढ़ते हैं, जो जी न्यूज के पोर्टल से। अब इनमें से आप इन अखबारों की या न्यूज चैनल्स के जो पोर्टल हैं, इनके आप नीतियों से असहमत हो सकते हैं। आजकल एक डिस्कोर्स चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये सांप्रदायिकता फैलाने वाले हैं, कोई इनको गोदी मीडिया नाम दे रहा है। आप आपकी वो विचारधारा अपनी जगह पर, आप इससे सहमत है असहमत है, लेकिन इस फैक्ट से आप इनकार नहीं कर सकते। ये तथ्य है कि सबसे ज्यादा लोग, देश के जो सबसे ज्यादा लोग हैं, वो इन पोर्टल से, जो अगर 10 में से 6 या 7 पोर्टल उनमें से हिंदी के निकलेंगे जहां से आप सूचनाएं, खासतौर पर समाचार प्राप्त कर रहे हैं, तो न्यूज पोर्टल का जो क्षेत्र है उसमें हिंदी का बहुत बड़ा कब्जा है। और जाहिर सी बात है कि वहां पर पाठक है, वहां पर विज्ञापन मिलते हैं, इसलिए वो सब हिंदी में चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे न्यूज पोर्टल जो अंग्रेजी के पोर्टल है, लेकिन वहां पर भी हिंदी में आपको विज्ञापन दिखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हिंदी के पाठक यहाँ पर भी आते हैं और वो हिंदी के पाठक यहाँ पर भी खबर पढ़ते हैं, इसलिए विज्ञापन वहां पर, यानी कुछ बेचना है उनको, वो हिंदी में बेच रहे हैं। लेकिन जितने भी क्षेत्रों की मैंने बात की, हम चाहें तो उन पर विस्तार से बात कर सकते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट का है, फिल्मों का है, शॉपिंग का है। उन पर हम विस्तार से बात न करने के बजाय एक दूसरे सवाल पर चलते हैं, और वो सवाल ये है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका संबंध सिर्फ सूचनाओं से है या ज्ञान से भी है। हिंदी में खासतौर पर अगर हम बात करेंगे, अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी में ज्ञान भी शामिल है, लेकिन हिंदी में आप बात करेंगे तो थोड़ी निराशा आपको हासिल होगी। जैसे ही आप घुसेंगे उसमें और आप ज्ञान सामग्री की तलाश में जाएंगे तो आपको एक निराशा का सामना करना पड़ेगा। आपको जो चीजें आप खोजना चाह रहे हैं वो चीजें आपको हिंदी में नहीं मिलेंगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है, आपके दिमाग में एक सवाल आया, आप जानना चाहते हैं कि हिंदी का पहला सॉफ्टवेयर कब बना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल करेंगे। गूगल करने पर जो पहला परिणाम आता है, सामान्य तौर पर आप जब खोजने लगते हैं तो पहला परिणाम विकिपीडिया से आता है। तो आप हिंदी विकिपीडिया पर जाना चाहेंगे, लेकिन हिंदी विकिपीडिया की स्थिति क्या है? आप में से कुछ लोग जरूर हिंदी विकिपीडिया इस्तेमाल करते होंगे, उसकी स्थिति के बारे में परिचित होंगे। विकिपीडिया जहां इंटरनेट पर सूचनाओं और बुनियादी ज्ञान, बेसिक नॉलेज, मैं ये नहीं कहता कि विकिपीडिया का जो नॉलेज है वो अप्रोप्रिएट है, परफेक्ट है, नहीं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, उसमें समस्याएं हैं। लेकिन जब आप किसी चीज के बारे में बेसिक जानना चाहते हैं, क्योंकि एक आम जो यूजर है, आम उपयोग करता है, वो क्या करता है, गूगल में डाल देता है
और जो पहला रिजल्ट आता है उस पर क्लिक कर देता है। वो ये नहीं देखता कहाँ से ऑथेंटिक मुझे जानकारी मिल रही है, वो सिर्फ एक बुनियादी सूचना चाहता है उसके बारे में। अब मान लीजिए आजकल नई शिक्षा नीति पे बात चल रही है, तो क्या करेगा कोई व्यक्ति कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये डाल दिया उसने। अब पहला रिजल्ट विकिपीडिया का आ गया तो उस पर क्लिक कर देगा, पहला रिजल्ट एमएचआरडी का आ गया उस पर क्लिक कर देगा, या किसी न्यूज पोर्टल का। तो ज्यादातर आप जब भी कोई ज्ञान सामग्री तलाश करना चाहते हैं, आपके दिमाग में आया एक सवाल कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान क्या होता है, तो आप गूगल में डालेंगे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान या हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, तो जो पहला परिणाम होगा इसकी पूरी संभावना है कि वो विकिपीडिया का होगा। लेकिन हिंदी में विकिपीडिया की हालत बहुत खराब है। जो अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं जो दुनिया की बड़ी भाषाएं उनसे तुलना करें तो और भी खराब आपको लगेगा, बहुत ही दयनीय स्थिति में। जो ज्ञान के बुनियादी क्षेत्र है उनके बारे में भी विकिपीडिया पे हिंदी में पर्याप्त सूचनाएं नहीं है। आप बेसिक चीजें ढूंढना चाहें, जो हमारी पब्लिक लाइफ में जो चीजें उपलब्ध हैं, जो रोजाना घटित हो रही है, जिनसे हमारा रोजाना वास्ता पड़ रहा है, या जो जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, हिस्ट्री की कोई चीज है, कोई कोई साइंस की कोई चीज है, आपको वो हिंदी विकिपीडिया पे आप नहीं मिलेगी। अगर कोई सूचना आपको मिल भी गई तो वो सूचनाएं अपडेटेड नहीं है, सूचनाएं आउटडेटेड है। एक बार मान लीजिए मुझे ख्याल आया कि चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बिरसा मुंडा के बारे में एक पेज बनाता हूँ, तो मैंने पेज बना दिया और बिरसा मुंडा के बारे में उस वक्त मुझे 2 लाइन पता थी तो मैंने वो 2 लाइन लिख दी। या मुझे दारा शिकोह का ख्याल आया कि दारा शिकोह के बारे में विकिपीडिया पे कोई पेज नहीं है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि अंग्रेजी में जो पेज है उसी में से बेसिक चीजें निकाल करके और हिंदी में एक पेज बना देना चाहिए। तो मैंने हिंदी में पेज बना दिया, लेकिन मुझे कुछ काम आ गया, मुझे एक आर्टिकल भेजना है, मुझे क्लास लेनी है, मुझे घर में कुछ काम आ गया, मैंने सोचा ऐसे करता हूँ 4 लाइन में डाल देता हूँ। मैंने 4 लाइन डाल दी, देखा कि दारा शिकोह के बारे में इंग्लिश के विकिपीडिया में 50 पेज हैं और हिंदी के विकिपीडिया में 4 लाइनें हैं। अब वो 4 लाइनें हो सकता है कि मैंने कोई और स्रोत मिलाया नहीं, तो इस वजह से वो जो 4 लाइनें वो भी भ्रामक है। एक तो आउटडेटेड है, उनमें पर्याप्त सामग्री नहीं है, दूसरा वो भ्रामक भी हो सकती है क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्रोत से लेकर के, और कई कई बार हमें ऐसा होता है कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, मान लीजिए हम अपने जाति समुदाय के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने जिले के बारे में डालना चाहते हैं और हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन हम जितनी चीजें जानते हैं उसके बारे में उतना हमने उसमें डाल दिया, तो उतना ही वो सामग्री रहेगी। और फिर हमने सिर्फ एक स्रोत का इस्तेमाल किया, तो एक स्रोत का इस्तेमाल करने से उसमें आधी अधूरी सूचनाएं होंगी। तो हिंदी विकिपीडिया की यही स्थिति है कि एक तो सूचनाएं बहुत कम है वहां पर, और जो सूचनाएं उपलब्ध है वो अपडेटेड नहीं है, और तीसरा बहुत सारी सूचनाएं भ्रामक भी है। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा स्रोत है वहां पर एक निराशा आपको हासिल होगी। लेकिन बाकी ज्ञान सामग्री जो नॉलेज टेक्स्ट है, मान लीजिए आप कोई थ्योरी के बारे में, कोई थ्योरी है, जैसे एक थ्योरी है, गेम थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, तो आप गेम थ्योरी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। आप मान लीजिए सोशलिज्म है, सोशलिज्म एक समाज विज्ञान में एक थ्योरी है, समाजवाद, समाजवाद के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं। अब समाज के बाद के बारे में आपने गूगल में अंग्रेजी में डाला सोशलिज्म, तो आपको 1000 रिजल्ट आ गए। 1000 जगहों में से आप देखेंगे कि 100 रिजल्ट्स तो बहुत बेहतर है, यानी 100 रिजल्ट्स आपके ऐसे हैं, 100 परिणाम उनमें से, जहां पर आपको पीडीएफ में आर्टिकल मिल रहा है, या किसी बड़े जर्नल का, किसी बड़े राइटर का आर्टिकल मिल जा रहा है, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, या कोलंबिया से, वहां का कोई पोर्टल का कोई हिस्सा है उनकी वेबसाइट का, जहां पर सोशलिज्म के बारे में बहुत ही अच्छे से आर्टिकुलेटेड और बहुत ही सिस्टमेटिक रेफरेंस के साथ में एक आर्टिकल आपको मिल गया। लेकिन आपने हिंदी में समाजवाद डाला तो हिंदी में 1-2 अच्छे रिजल्ट्स आए, बाकी सब खराब रिजल्ट्स आए, और पता चला कि समाजवाद आपने डाला और समाजवादी पार्टी के बारे में आ गया, और मुलायम सिंह या अखिलेश के बारे में कुछ अच्छा बुरा लिखा हुआ आ गया। तो आपकी समाजवाद के बारे में क्या राय बनेगी? तो आप हिंदी में ज्ञान सामग्री जब तलाशेंगे तो बहुत ही आपको निराशा हासिल होगी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आप जब आप क्योंकि ज्यादातर लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर भी जरूर ऑनलाइन जर्नल्स खरीदे हुए होंगे यूनिवर्सिटी ने, और जब आप एक्सेस करते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेजेस के बारे में जानना है, या 86 की जो इससे पुरानी वाली एजुकेशन पॉलिसी है उसमें लैंग्वेजेस की क्या स्थिति थी, मुझे ये जानना है। तो मैंने तुरंत जे स्टोर पे गया, जे स्टोर पे जाकर के मैंने ये सर्च किया कि 1986 एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया और लैंग्वेजेस, ये मैंने उसमें डाल दिया।
तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास में 30-40 अच्छे आर्टिकल आ गए, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के हो सकते हैं, जो सेमिनार के हो सकते हैं, जो जो भी बेहतरीन रिसर्च मैगजीन्स हैं, उनमें से किसी मैगजीन के वो हो सकते हैं, जो बेहतरीन राइटर्स हैं उनके हो सकते हैं, और जे स्टोर पे वो सारे आर्टिकल आपको एक साथ लिस्टेड मिल जाएंगे। और आपकी यूनिवर्सिटी ने सब्सक्रिप्शन किया हुआ है तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वही चीज आप हिंदी में खोजना चाहें, आपको खोजना है, मान लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि, आप, ये तो हिंदी का विषय है, अब इस आलोचना दृष्टि पे भी आप खोजेंगे तो आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और वो जे स्टोर पे तो हिंदी है ही नहीं, लेकिन दूसरे भी जहां स्रोत से आप खोजेंगे कि पीडीएफ में अच्छे रेफरेंसेस के साथ में अच्छे आर्टिकल आपको उपलब्ध हो, नहीं मिलेंगे। अगर आप उसी 86 की लैंग्वेज जो जो एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेजेस की स्थिति है उसके बारे में जानना चाहेंगे तो मैं कहूंगा आपको एक भी आर्टिकल शायद ही मिले, कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा। तो जैसे एक लिस्टेड आर्टिकल होते हैं, आप एक एकेडमिक्स के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते हैं इस सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, तो आपको बहुत निराशा हासिल होगी। आपको पर्याप्त सामग्री नहीं मिल पाएगी, खासतौर पर रिसर्च आर्टिकल्स। अब जैसे कुछ प्रयास किए गए हैं, आप जो हिंदी की पत्रिकाएं अगर पढ़ना चाहते हैं तो नॉट नोल ने एक प्रयास किया है। नॉट नोल में कई सारी पत्रिकाएं हिंदी की उपलब्ध हैं, जहां से आप थोड़े पैसे दे करके, यानी पत्रिका की कीमत से 1/3 पैसे दे करके या आधे पैसे दे करके आप ऑनलाइन वहां से पढ़ सकते हैं। कई पत्रिकाओं ने खुद डाला हुआ है, तद्भव ने खुद अपना डाला हुआ है, हंस ने डाला हुआ है, कई पत्रिकाएं आपको ऑनलाइन ऐसे उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन जैसे जे स्टोर पे आप सर्च करते हैं और एक साथ इतने सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं और इतने रिसर्च आर्टिकल आ जाते हैं, जिससे कि उस विषय के बारे में आप मुकम्मल जानकारी हासिल कर सके, उस विषय की उस जानकारी को आप रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकें, अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए इस्तेमाल कर सकें, वो स्थिति अभी हिंदी में बिल्कुल नहीं है। तो यानी हिंदी सूचनाओं की भाषा तो बनती हुई दिख रही है, लेकिन ज्ञान की भाषा के रूप में आपको नहीं दिखाई देगी। साहित्य के जरूर कुछ आजकल स्रोत विकसित हो रहे हैं, साहित्य की जो सामग्री है उसको लेकर के आप देखेंगे। हिंदी समय .com, आप जानते होंगे कि हिंदी समय .com पर अलग अलग कैटेगराइज कर करके कहानी, उपन्यास, अंश, कविताएं, संस्मरण, रेखा चित्र, आलेख, रचनाकारों की सूची, बहुत सामग्री, जो भी कॉपीराइट फ्री है वो सब तो उपलब्ध है ही। हर 15 दिन में नई सामग्री भी आती है। कई सारे राइटर हैं आज, कई सारे पोइट हैं जो अपनी रचनाओं को सीधे हिंदी समय को देते हैं, उन्होंने कहीं नहीं छपाया उसको, पहली बार वो वहां पे प्रकाशित होता है, जैसे पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है उस तरह से हिंदी समय पर प्रकाशित होता है। तो हिंदी समय एक हिंदी साहित्य संबंधी रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा केंद्र है। उसी तरह से आप देखें, कविता कोश है, गद्य कोश है, ये ऐसे रिसोर्सेज है जहां पर काफी मात्रा में आपको हिंदी साहित्य संबंधी गद्य और पद्य सामग्री मिल जाएगी। लेकिन आलोचनात्मक आलेखों की या शोध आलेखों की बात करें तो वो पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि अब जो यूजर है हिंदी का वो सिर्फ हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए थोड़ी इंटरनेट पे आएगा। जो आम यूजर है उसको क्या मतलब कविताएं कहानी में, हो सकता है उसकी रुचि हो या ना हो, वो बेसिकली ये जानना चाहता है कि चीन के बारे में भारत की विदेश नीति क्या रही है, और पिछले 50 सालों की विदेश नीति का वो आलोचनात्मक अध्ययन करना चाहता है। तो वो एक क्रिटिकल आर्टिकल चाहता है, उसके बारे में क्रिटिकल एक रिव्यू आर्टिकल चाहता है, और वो रिव्यू आर्टिकल हिंदी में उपलब्ध नहीं है, वो अंग्रेजी में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो हिंदी को हमको सभी क्षेत्रों की, सभी अनुशासनों की ज्ञान की भाषा अभी बनाना है। एक सवाल ये कि जो इंटरनेट पे हिंदी मौजूद है उसका स्वरूप किस प्रकार का है, उस पर बात करना जरूर है। देखिए, ये हम हिंदी में जो लोग दीक्षित हैं उनके एक 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 आग्रह ये है कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो हम कक्षा में बात करते हैं, जो हम किताब में पढ़ते हैं, वही भाषा हर जगह हो, और इसलिए हम उसको कहने लगते हैं अरे कितनी खराब हिंदी है, एफएम ने हिंदी का कूड़ा कर दिया है, या नवभारत टाइम्स ने हिंदी को खराब कर दिया है, या ये फेसबुक पे लोग कैसा लिखते हैं, कितनी गलतियां करते हैं। कोई अगर हिंदी का अध्यापक है, हिंदी का विद्यार्थी गलती करे तो उसको टोकिए जरूर, लेकिन इतने सारे लोग हिंदी में लिख रहे हैं, ये खुशी की बात है। कोई भी भाषा ऐसे ही आगे बढ़ती है। भाषा को तो कहा गया है भाषा बहता नहीं है, तो उसको बहने दीजिए। अगर आप उसको रोकेंगे टोकेंगे तो आपके रोकने से वो रोकने वाला भी नहीं है, और उससे उसकी गति बाधित होगी। उसको जो जैसे बह रहा वैसे बहने दीजिए। ये सच बात है कि इंटरनेट पे जो हिंदी मौजूद है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हिंदी मौजूद है, उसमें एक रूपता का अभाव है। वो कोई शुद्ध और साफ सुथरी हिंदी नहीं है वो, लेकिन अभिव्यक्ति, एक भाषा का काम क्या है? एक भाषा का काम मैं समझता हूँ कि भाषा का काम संचार का है,
कम्युनिकेशन का है, यानी एक मैसेज मेरे पास है, सेंडर के पास एक मैसेज है, जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। मैंने इनकोड किया एक भाषा में, कुछ ध्वनि चिन्हों में मैंने उसको इनकोड किया, आपने डिकोड किया, आपने मेरी बात को समझ लिया, एक भाषा की भूमिका खत्म हो गई। एक भाषा की भूमिका यही है कि एक संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके और उस व्यक्ति के वो संदेश जिस अर्थ में भेजा गया है उसी अर्थ में समझ में आ सके। बस इस लिहाज से देखें तो इंटरनेट पे जो हिंदी है वो ये काम कर रही है, अच्छे से कर रही है। हाँ, जहाँ पे कई टूल्स में आपको बड़ी यांत्रिक सी हिंदी दिखाई पड़ेगी, कई सरकारी वेबसाइटों पर बहुत यांत्रिक सी हिंदी दिखाई पड़ेगी, हाँ उसको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। लेकिन मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे होगा। अभी अभी हिंदी अपनी गति से उसको जैसे बढ़ रही है वैसे बढ़ने देना चाहिए। और जैसे अंग्रेजी में आपको अब टूल है, जैसे आप जीमेल में आप टाइप करते हैं अंग्रेजी में, आपने कुछ लिखा तो जीमेल आपको बता देगा स्पेलिंग गलत है इसकी, वो उसको रेड रेड से अंडरलाइन कर देगा, रेड मार्क से। आपका अगर सेंटेंस बनाया आपने, सेंटेंस में आपने ए द कुछ छोड़ दिया आपने, तो वो बता देगा यहाँ पे आपको ए जोड़ना है या द जोड़ना है, या यहाँ पे आपने बहुवचन गलत लिखा है, आपने यहाँ पे एडजेक्टिव का फॉर्म गलत लगाया है। जैसे जीमेल आपको बता देता है अंग्रेजी में, वैसे हिंदी में भी धीरे धीरे टूल डेवलप हो रहे हैं, और ऐसे टूल होंगे तो भाषा को सुधारने का भी काम करेंगे। इसलिए अभी भाषा को अपनी गति से आगे बढ़ने देना चाहिए, और इस तरह के टूल्स को डेवलप करने की तरफ, ऐसे टूल्स को, ऐसे संसाधनों को विकसित करने की तरफ हमको मेहनत करनी चाहिए। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ, आजकल जो सबसे ज्यादा उपयोग हो रहे हैं वो है मैक और एंड्रॉयड, जो अपेक्षाकृत नए हैं। विंडोज तो पहले से इस्तेमाल हो रहा था, अब बहुत सारे यूजर्स हैं जिनके पास आईफोन है, या जिनके पास में आई मैक है, और वो मैक में हिंदी, तो मैक में भी हिंदी का इस्तेमाल आप पूरे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। टाइपिंग के लिए कर सकते हैं आप, इंटरनेट पे लिखने के लिए कर सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी, उनके ऐप भी हिंदी में मौजूद है। इस तरह से एंड्रॉयड में, जो आपका एंड्रॉयड फोन है, उसमें आप देखेंगे कि अब हर व्यक्ति के हाथ में एक एंड्रॉयड फोन हो गया है, और एंड्रॉयड फोन में कितनी ज्यादा सुविधाएं हिंदी में। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो जब अपने फोन को शुरू करते हैं तब से उसमें हिंदी का विकल्प चुन लेते हैं। वो लोग नहीं करते सामान्य तौर पे जो हिंदी के लिए भाषण देते हैं, वो लोग हिंदी एक्टिव नहीं करते अपने फोन में। वो बस हिंदी दिवस आता है तो हिंदी में भाषण देते हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं। लेकिन आम यूजर्स, कई आम यूजर्स को, आम उपयोगकर्ताओं को मैंने देखा है कि वो हिंदी का विकल्प चुनते हैं, अच्छे से खुशी से हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी के ऐप भी डाउनलोड करते हैं। हिंदी के ऐप से तात्पर्य जो हिंदी में कई सारे ऐप होते हैं, और वो ऐपों में भी ये व्यवस्था आ गई, जब ऐप को आप इंस्टॉल करते हैं तो वो भी पूछ लेते हैं कि भाई आपको किस भाषा में इस ऐप का इस्तेमाल करना है। तो इस लिहाज से आप देखें तो तमाम क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा क्षेत्र तो यही है कि जो एंड्रॉयड और के फोन है उनमें हिंदी के इस्तेमाल को लेकर, जब वहां तक हिंदी लगभग हर चीज में मौजूद है, आप बैंकिंग का इस्तेमाल करें, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आप जहां भी जिस रूप में इस्तेमाल करना चाहे वहां पर हिंदी मौजूद है। इसमें जो सबसे बड़ा काम किया है वो कुछ सरकारी सेवाओं ने, जैसे सीडेक वगैरह ने तो किया ही है, लेकिन गूगल ने बहुत बड़ा काम किया है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाया हिंदी में, अपने सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप और सॉफ्टवेयर हैं वो सब हिंदी में डेवलप किए, और गूगल ने अपने जो सेवाएं हैं वो हिंदी में शुरू की। जैसे कंप्यूटर, मैंने आपको गूगल हिंदी इनपुट के बारे में आपको बताया। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि वो नए सिस्टम्स में कुछ दिक्कत कर रहा है, लेकिन गूगल हिंदी इनपुट आने के बाद में बहुत सारे लोग हिंदी में टाइपिंग करने लग गए, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करना बहुत आसान हो गया। जो लोग फेसबुक और ट्विटर पर लिखते थे, या जो वर्ड में लिखना चाहते थे, जिनको कुछ टाइपिंग नहीं आती, वो उन्होंने गूगल हिंदी इनपुट का इस्तेमाल करके टाइपिंग शुरू कर दी। मोबाइल में अब कीबोर्ड उपलब्ध हैं गूगल की मदद से और एंड्रॉयड की मदद से। वो कीबोर्ड्स, 3 तरह के कीबोर्ड्स आप देखेंगे जो आप चुनना चाहें। बहुत सारे लोग शायद कभी इस्तेमाल नहीं करते और वो रोमन में ही हिंदी लिखते हैं, लेकिन जो हिंदी में इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको बताना चाहूंगा कि हिंदी में 3 तरह के कीबोर्ड उपलब्ध है। आप अगर हिंदी चुनेंगे तो एक तो ऐसा कीबोर्ड है जो वर्णमाला के अनुसार है, यानी अ आ इ ई क ख ग घ च छ ज झ, उस तरह से जैसे आपकी वर्णमाला चलती है उस ढंग से वहां पर अक्षरों को संयोजित किया गया है, और आराम से आप टाइप करके और उसका टाइपिंग के लिए, मैसेज भेजने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं अपने मोबाइल में। दूसरा फोनेटिक कीबोर्ड है, यानी ए से अ छपने वाला, यानी वो अंग्रेजी के जैसा कीबोर्ड दिखेगा आपको, जैसे अंग्रेजी में आपका मोबाइल का कीबोर्ड दिखता है जो टच पैड में, और आप उसको जब टाइप करेंगे उसमें, तो उसमें फोनेटिक यानी ए से अ छप जाएगा, के से क छप जाएगा, पी से प छप जाएगा।
तो आप अपना किसी का कोई भी मैसेज हिंदी में भेजना चाहें तो बहुत सारे लोग फोनेटिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो उनको आसान पड़ता है। हिंदी वाला टाइप करेंगे, उसमें मात्रा कैसे लगाएंगे, आधा अक्षर कैसे बनाएंगे, ये सारी दिक्कतें होती है। लेकिन जब फोनेटिक का इस्तेमाल करते हैं तो तुलनात्मक रूप में आसान होता है, क्योंकि आप अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखते हैं। आपने कहा कि मुझे जल्दी जाना है, तो MUJHIHE लिखा आपने, तो मुझे हो गया। अब मात्रा लगाने की कोई झंझट ही नहीं है, आपने अपने आप मात्रा लग गई उसमें। इस तरह से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एक तीसरा विकल्प भी उसमें मौजूद है और वो है हाथ से लिखने वाला। आप चाहें तो आप आजकल मोबाइल के साथ में एक कलम भी आती है लिखने की, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल करें। अपनी उंगली से भी वहां पे एक खाली जगह आ जाएगी, उस खाली जगह में आप कोई भी टाइप नहीं करना चाहते, आप हिंदी में देवनागरी में कुछ लिख दीजिए, वो उसको पढ़ करके और टाइप कर देगा, वैसा बना देगा जैसा आप चाहते हैं। तो ये तीनों विकल्प उसमें मौजूद है मोबाइल में। और मैं जब सारी बात हम कर रहे हैं तो ये जो पहली बात है उसको जरूर याद रखिए कि ये सारे के सारे उत्पाद इसलिए बनाए जा रहे हैं, इसलिए संभव हो पा रहे हैं कि हिंदी में खरीदार हैं, यानी हिंदी में उपयोग करता है। अगर हिंदी में आप उपयोग नहीं करेंगे तो कोई नहीं बनाएगा, लेकिन हिंदी में बहुत सारे उपयोग करता है। इसलिए जब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से देखता हूँ तो हिंदी बिल्कुल खतरे में मुझे नजर नहीं आती। तमाम क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। जो लेटेस्ट है वो गूगल वॉइस टाइपिंग। आपसे पहले जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, हमारे एक प्रोफेसर आनंद कुमार है, आप में से शायद कुछ लोग जानते हो, समाजशास्त्री हैं, राजनीति में भी थोड़े दिन के लिए आए थे। उनका मैं उनके आर्टिकल वगैरह में टाइप किया करता था। फिर मैंने उनको, उनकी इच्छा थी कि उनका फेसबुक तो खुल गया, वो फेसबुक में हिंदी में लिखना चाहते थे। बोलते मुझे टाइपिंग नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने एक बार उनको गूगल वॉइस टाइपिंग के बारे में बताया, और जब से उन्होंने वॉइस टाइपिंग के बारे में सीखा, उस पे माइक पे के निशान पे वो उंगली रख देते हैं, बोलते हैं हिंदी में और टाइप हो जाता है। तो बहुत ही उत्साहित है, अब सारे स्टेटस हिंदी में लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो हिंदी में लिखना चाहते हैं, लेकिन उनको टाइपिंग के बारे में पता नहीं, उनको लगता है बहुत जटिल है, अंग्रेजी की जितनी आसान है वैसी हिंदी में शायद टाइपिंग नहीं है। लेकिन गूगल वॉइस टाइपिंग के मैं कहूंगा आपको कि एक्यूरेसी 90% या उससे अबव है, उससे कम नहीं है। आप धीरे धीरे आराम से बोलिए, सब कुछ जैसे आप बोलेंगे, क्योंकि उसमें जब उसका ऐप डेवलप किया गया तो उसमें ये ध्यान रखा गया कि उसमें जैसे बहुत सारे लोगों से बोल बोल करके रिकॉर्ड कराया गया। आप एक ही शब्द को अलग अलग ढंग से बोलते हैं, हर आदमी अलग ढंग से बोलता है, उसकी ध्वनि अलग होती है, तो उन सब ध्वनियों का मेल उसमें है। आप जैसे भी बोलेंगे, एक आम भारतीय जैसे बोलता है उसको वो कैच कर लेता है, मेरा बच्चा भी जब बोलता है उसको भी वो कैच कर लेता है, कोई भी छोटा बच्चा भी अगर बोलेगा उसको भी वो कैच कर लेगा। तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, बस उसमें आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, उसमें वो अपने आप कॉमा फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाता, वो आपको खुद लगाने पड़ते हैं। और कई बार जो जटिल शब्द हैं, उन जटिल शब्दों को कई बार हमारे बोलने में गलती हो जाती है, और कई बार वो पकड़ भी नहीं पाता। तो बहुत कम उसकी लिमिटेशन है। गूगल वॉइस टाइपिंग एक बहुत ही बढ़िया टूल है, जिसके माध्यम से आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे स्टेटस लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी हिंदी में जहां आपका उपयोग है। साथ में आपका कंप्यूटर और मोबाइल वो हिंदी पढ़ भी सकते हैं। आपने अगर कोई आपके ब्लाइंड साथी हैं, उनका आप देखा होगा, उनका मोबाइल या कंप्यूटर लगातार बोलता रहता है, बोलता रहता है। आप किसी के संपर्क में आए तो आपको शुरू में बड़ा अटपटा लगेगा, ये क्या है भाई, लगातार ही बोल रहा है। दरअसल वो देख नहीं सकते, तो वो सारा का सारा उस बोलने के माध्यम से काम करते हैं। तो एक तो बहुत बड़ा उपयोग ये है कि आपकी जो सारी सुविधाएं, जैसे मेरे स्क्रीन पे अभी जूम मीटिंग लिखा हुआ है, तो जैसे मैं ये खोलूंगा तो वो बोल देगा जूम मीटिंग। लेकिन अगर हिंदी में मैंने पूरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किया हुआ है तो वो हिंदी में भी सारी चीज बोल सकेगा। और हिंदी में कोई टेक्स्ट है, कोई किताब है आपके पास में, जो कि उसकी शर्त यह है कि वो किताब या जो पीडीएफ आपके पास मौजूद है वो यूनिकोड ढंग से टाइप किया हुआ है और साफ सुथरा है। हालांकि ओसीआर भी आ गया है। ओसीआर क्या करता है कि कोई तस्वीर है, उस तस्वीर में से भी, जैसे जेपीजी फाइल को अभी तक नहीं पढ़ते थे कंप्यूटर, लेकिन जेपीजी फाइल या कोई इमेज फाइल है, उसमें से भी जो टेक्स्ट है उसको भी कंप्यूटर और मोबाइल पढ़ने लगे हैं, ओसीआर रीडर भी आ गए हैं। तो आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है, आप थोड़े आलसी हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई पढ़ के सुना दे तो मैं लेटे लेटे सुन लूं, तो आप किताब को उसमें लगा दीजिए और आपकी किताब को कंप्यूटर या आपका मोबाइल पढ़ करके सुना देगा। हाँ, उसकी अभी एक लिमिटेशन ये है कि उसमें ध्वनि आप जैसे चाहेंगे साउंड, वैसे आपको आपके उसमें विकल्प कम है। जैसे अंग्रेजी में आप देखेंगे 6-7 विकल्प आपको मिलेंगे। आप पुरुष की आवाज में सुनना चाहते हैं, स्त्री की आवाज में, आप मोटी आवाज में या पतली आवाज में, सारे विकल्प आपको अंग्रेजी में मिल जाएंगे। हिंदी में इतने विकल्प मौजूद नहीं है, और हिंदी में उच्चारण भी कई बार अस्पष्ट सा होता है। तो आप जब आप सुनने लगेंगे, आप थोड़ी सा देर बाद लगेगा कि यार
कैसा बड़ा यांत्रिक ढंग से पढ़ रहा है, मजा नहीं आ रहा, मतलब एक मानवीयता सी नहीं है उसके पढ़ने में। लेकिन उस तकनीक ने ब्लाइंड्स का जीवन कितना आसान किया है, उनकी पढ़ाई कितनी आसान की है, और कई बार आपके लिए भी वो बहुत उपयोगी हो सकता है। आप इसके अलावा एक दो चीजों पर बात करके मैं बात खत्म करूंगा। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर तो हिंदी आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा हो गई है। आज से 10 साल पहले आप देखते तो फेसबुक पर हिंदी में स्टेटस लिखने वाले 10% 20% लोग थे। नॉर्थ इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर भारतीयों की। आज हिंदी में देवनागरी में स्टेटस लिखने वालों की संख्या 80% से ज्यादा है। बहुत सारे लोग हिंदी में स्टेटस लिखते हैं क्योंकि हिंदी में लिखना बहुत आसान हो गया है, हिंदी में उपयोग करना बहुत आसान हो गया है। आप बहुत सारे लोग हिंदी अपनी फेसबुक की सेटिंग भी पूरी हिंदी में रखते हैं, तो हिंदी में ही सब कुछ, सारे विकल्प आपको हिंदी में दिखते हैं। इस तरह से ट्विटर है, व्हाट्सएप है, सब जगह हिंदी मौजूद है। और जो सबसे आकर्षक मुझे लगता है मुझे लगता है उसका जो ट्रांसलेशन वाला टूल है। ट्रांसलेशन वाला टूल इतना महत्वपूर्ण है, जैसे मैं यहाँ पर बैठे हुए और मेरे दोस्त हैं, मान लीजिए मुझे मेरे फ्रांसीसी भाषा के दोस्त हैं, फ्रेंच जिनकी मातृभाषा है, और जाहिर सी बात है वो फ्रेंच में अपने स्टेटस लिखते हैं। तो जब मैं उनका स्टेटस पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे फ्रेंच आने की जरूरत नहीं है। गूगल अपने आप, गूगल का जो ट्रांसलेशन वाला टूल है वो फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ है, और फेसबुक में वहां पर वो आपको हिंदी में उसका, कि आप हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं इसका, आप एक बटन दबाएंगे और आप फ्रेंच में लिखे स्टेटस को आप हिंदी में पढ़ सकेंगे। हाँ, उसमें एक्यूरेसी अभी पूरी 100% नहीं है, उसमें आप कई जगह 70%, 80%, 90% तक है, लेकिन आप उसके भाव को समझ लेंगे कि ये पोस्ट किस बारे में लिखी गई है। मान लीजिए किसी ने एक फोटो लगाया, उसके नीचे कैप्शन लगाया, अब वो आप कैप्शन समझ नहीं पा रहे कि कैप्शन क्या है, तो आप, एक तो तरीका ये कि आप वहां से उसको कॉपी करके ले जाएंगे, डिक्शनरी में देखेंगे, या फिर आप उसको गूगल ट्रांसलेशन वाले जगह पर लेकर जाएंगे। तो वहां पर ले जाएंगे तो वो थोड़ी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। आपको वहीं के वहीं, आप ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं या फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं के वहीं आपको उसका ट्रांसलेशन उपलब्ध हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया है। स्वयं गूगल ट्रांसलेशन भी एक बहुत बढ़िया टूल है। और इससे पहले क्या था कि अभी भी आप लोग, कई लोग उसका इस्तेमाल करते होंगे, आजकल तो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, पहले गूगल ट्रांसलेट में डाल देते हैं टेक्स्ट को, वहां अनुवाद कर लेते हैं और उसके बाद उसको सुधारने का काम करते हैं। तो कंपनियां भी अब ट्रांसलेटर के बजाय एडिटर हायर कर रही है, जो ट्रांसलेशन के एडिटर है। उन्होंने, कंपनियों ने क्या किया, फायदे के लिए अपना सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट कर लिया, और चूंकि एडिटर को आधे ही पैसे देने होंगे, अगर एक शब्द को ट्रांसलेट करने की रेट एक रुपया प्रति शब्द है, तो वो 50 पैसे में कोई एडिटर हायर कर लेंगे, उस एडिटर से कहेंगे कि भाई आप इसको सुधार दीजिए, तो उनका काम आसान हो गया, सस्ता हो गया। तो गूगल ट्रांसलेशन से, और पहले लोग सिर्फ एक शब्द का या एक वाक्य का करते थे, अब गूगल ट्रांसलेशन में ये सुविधा भी आ गई है कि आप पूरा का पूरा एक किताब, पूरी किताब आपके पास है, अगर वर्ड में आपने टाइप की हुई है और या पीडीएफ में भी आपकी किताब है, उसको आप अपलोड कर दीजिए गूगल ट्रांसलेशन में जाकर के, पूरी किताब आपको 1 मिनट के भीतर ट्रांसलेट होकर के आ जाएगी। आप सोचिए कितना बड़ा ये टूल है कि पूरी किताब, जिसको एक 200 पेज की, 300 पेज की या 400 पेज की किताब को ट्रांसलेट करने में एक ट्रांसलेटर को भी, वो दूसरे भी अगर जीवन के काम कर रहा है तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा। वो 1 महीने का काम 1 मिनट में कर दिया। अब उसमें आपको सिर्फ एक्यूरेसी चेक करनी है, उसको सिर्फ सुधारना है। बहुत बड़ा काम, यानी हिंदी भी उन भाषाओं में शामिल है जहां आप आसानी से इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक फेसबुक में स्टेटस हिंदी में लिखा, जो मेरे विदेशी दोस्त हैं, अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि भाई उसी स्टेटस को मैं फ्रेंच में लिखूं, टर्किश में लिखूं, उसको अरेबिक में लिखूं, इतनी भाषाओं में नहीं लिख सकता, मैं तो सिर्फ हिंदी में लिखूंगा। मैंने स्टेटस लिखा, मेरे वहां के दोस्त भी उसको लाइक कर पा रहे हैं, उसको पसंद कर, उसको पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वहां जब वो क्लिक करते हैं फेसबुक में जाकर, वो हिंदी का स्टेटस उनको फ्रेंच में, टर्किश में, अरेबिक में या रशियन में दिखाई दे रहा है। तो उनके लिए भी कितना आसान हो गया है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भाषा के रूप में हिंदी उत्तर उत्तर अपना विकास कर रही है। यूट्यूब और एडवर्टाइजमेंट को भी आप देखें, दो और फील्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो बड़े फील्ड बचे हुए हैं। यूट्यूब पर आप देखें, जो भारत के 10 सबसे बड़े अगर यूट्यूबर को आप खोजना चाहें तो वो 10 के 10 यूट्यूबर सब हिंदी भाषी हैं। क्यों वो बड़े हैं और क्यों वो हिंदी भाषी हैं? ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब पे कोई और भाषा नहीं जानते। मसला आप देखिए ध्रुव राठी को, ध्रुव राठी बहुत पॉपुलर यूट्यूबर हैं
और आपने जरूर कोई ना कोई उनका वीडियो देखा होगा। समसामयिक विषयों पर अपनी टिप्पणी करते हैं, 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं। जर्मनी में रहते हैं, अच्छी जर्मन आती है, अच्छी अंग्रेजी आती है, लेकिन यूट्यूब पे अपने वीडियो हिंदी में बनाते हैं, क्योंकि हिंदी में एक बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो न्यूज का एनालिसिस चाहती है, यानी उनके अपने, और यूट्यूब से उनको अच्छी खासी आमदनी होती है। उनका हर वीडियो कम से कम 5 लाख लोगों द्वारा देखा जाता है। जो और बड़े यूट्यूबर है, उनसे भी बड़े यूट्यूबर है जिनके हर वीडियो 10 से 30 लाख के बीच देखे जाते हैं। ऐसे यूट्यूबर भारत में मौजूद है और वो सब के सब हिंदी के यूट्यूबर हैं। और वहां से उनको हर महीने, ऐसे यूट्यूबरों को मैं जानता हूं जिनकी हर महीने 1 लाख से 5 लाख तक की आय यूट्यूब से होती है। आपको आश्चर्य होगा, आप भी यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। अगर आपका चल गया तो आपको नौकरी की जरूरत ही नहीं है, आप इतना पैसा हिंदी से कमा सकते हैं। अपनी हिंदी में ही कोई चीज सिखा रहे हैं आप, लेकिन आपको आपके फील्ड में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपके फील्ड के, अगर जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के अगर आप विशेषज्ञ हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से काफी पैसा कमा सकते हैं। और अपने हिंदी को ऐसा मत समझिए कि हिंदी में जो हिंदी को हम हमेशा एक दीनहीन अवस्था में देखने के आदी हो गए हैं, ऐसा मत सोचिए आप। हिंदी में बहुत ताकत है, क्योंकि हिंदी एक बहुत बड़े जन समुदाय की भाषा है। ये विज्ञापनों में भी आप जाकर के देखें, अंग्रेजी का चैनल देख रहे हैं आप, एनडीटीवी 24/7 देख रहे हैं, देखा बीच में विज्ञापन हिंदी में आ रहा है। आप टाइम्स नाउ देख रहे हैं, बीच में विज्ञापन हिंदी में आ रहा है। क्यों हिंदी में आ रहा है? क्यों हिंदी में विज्ञापन बनाने पड़ रहे हैं, हिंदी में विज्ञापन लिखने पड़ रहे हैं? क्योंकि हिंदी में खरीदार हैं। हिंदी बहुत बड़े जन समुदाय की भाषा है। मेरे ख्याल से मेरा समय खत्म हो गया है, तो निष्कर्ष तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी की राह आसान की है। हिंदी को जन जन तक पहुंचाने में, खासतौर पर उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हिंदी मनोरंजन व सूचना की भाषा के रूप में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करना हम सबके लिए एक चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मीना जी। और मुझे खुशी है कि जब आप शुरू हुए थे तो हम थोड़ा सा उस समय निराशाजनक स्थिति में थे, लेकिन एंड आपने पॉजिटिव नोट पे ही किया है। क्योंकि जब हम शुरू में बात कर रहे थे कि लोग इस्तेमाल कम करते हैं, टाइप कम करते हैं, और ये बात सही भी है। हम लोग भी यहाँ कई बार जब बच्चे आते थे और उनसे कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें टाइपिस्ट थोड़ी बनना है, तो उनको यही समझाते हैं कि टाइपिस्ट बनने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि टाइप सीखिए। उस पूरी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल अब तो इतने टूल आ गए, आपने खुद ही बताया वॉइस टाइपिंग वगैरह, कि जब हम भी क्लासेस में पूछते थे कि जी कितने लोगों को कंप्यूटर आता है, तो सभी के हाथ खड़े कर देते थे। और जब उनसे पूछते थे कि हिंदी में कितने लोगों को टाइपिंग आती है, तो बहुत कम लोग हाथ खड़े करते थे। उनसे फिर मैंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें आता है और वो हिंदी के विद्यार्थी हैं, अगर वो हिंदी में काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब उन्हें नहीं आता। और मैंने तो अपने जो पीएचडी के बच्चे वो जानते हैं जो मेरे पास पीएचडी कर रहे हैं, उनको मैंने पहली शर्त ये रखी थी कि अपने आप टाइप करके लाओगे और दिखाओगे तभी मैं चेक करूंगा। तो और हम अभी आप कह रहे थे, मैंने बीच में ही कोशिश की, लेकिन उससे एक और नई इंटरेस्टिंग बात भी पता लगी कि देखिए हमारे जो स्क्रीन पे 50 लोग थे, उनमें से एक आपने हिंदी में लिखा हुआ था अपना नाम, और 3-4 और लोगों ने लिखा था। उनमें से भी एक आपके दोस्त ही हैं जो हमारे साथ मुझे लगता है जुड़े हुए हैं, जनक ज्योति मीणा जी। मैंने कोशिश करी, रीनेम कर दिया जब मुझे आपकी बात से लगा कि लेकिन जब रीनेम किया, जो इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि अगर आप फेसबुक पे जाएंगे, क्योंकि मैं बीच में लाइव भी देख रहा था स्क्रीन पे,